देवदारपुर गांव। जैसा कि नाम से जाहिर है, देवदार के ऊंचे सदाबहार पेड़ों से घिरा हुआ था। दिसंबर का महीना अपने मध्य में था और देवदारपुर की ऊंची वादियां इस बार ऐसी ठंड झेल रही थीं जो पिछली पीढ़ियों ने भी याद नहीं की थी। आसमान अक्सर एक भूरे सफेद धुंध से ढका रहता था, जिससे सूरज की किरणें बस एक फीकी याद बनकर रह जाती थीं। गांव के केंद्र से थोड़ी दूर नदी के किनारे मिट्टी और बांस की एक कच्ची झोंपड़ी थी, जिसकी दीवारों पर ठंड के कारण नमी की काली धारियां उतर आई थीं। इस झोंपड़ी में रहता था प्रताप, उसकी लगभग 70 वर्ष की दादी अम्मा जानकी और उसकी छोटी बहन कल्याणी, जो अभी 10 साल की भी नहीं हुई थी। प्रताप 18 वर्ष का था और अपने परिवार का एकमात्र सहारा। उसके पिता 2 साल पहले एक भयानक बाढ़ में खो गए थे और तब से प्रताप ही उनकी जमीन पर मजदूरी करके घर चलाता था। इस वर्ष की ठंड ने उनकी कमर तोड़ दी थी। सुबह के 5:30 बजे थे। प्रताप अपनी फटी हुई लिहाफ को किनारे कर कांपते हुए उठा। झोंपड़ी की छत से बर्फ की पिघलती बूंदें टपक रही थीं और अंदरूनी नमी से हवा भी जम सी गई थी। दादा, आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? प्रताप हंसा। जागना पड़ेगा कल्याणी, आज सेठ शिवनाथ की हवेली पर लकड़ियां काटने जाना है। सूरज निकलने से पहले पहुंच जाऊंगा तो शायद ज्यादा पैसे मिल जाए। बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कल तू देर रात तक लौटा था और देख, तेरे पैरों में अभी भी मिट्टी जमी है। इस ठंड में जरा भी लापरवाही मत कर। फिक्र मत करो अम्मा, कल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन एक पड़ोसी की शादी के लिए मैंने बाल्टी बनाने का काम कर दिया। आज लकड़ी का काम भी जरूरी है। ये जो थोड़े से चने बचे हैं, मैं जल्दी से खाकर निकल जाऊंगा। तुम दोनों आग के पास रहना। दादा, तुम सेठ से क्यों नहीं कहते कि काम के बाद कम से कम एक जोड़ी गर्म जूते दे दे? हर बार मजदूरी के बदले वह सड़ी हुई अनाज या बासी खाना पकड़ा देता है। प्रताप हंसा। उसकी हंसी में दर्द छिपा था। कल्याणी, सेठ शिवनाथ की दुनिया में दया और ईमानदारी जैसे शब्द बस किताबों में मिलते हैं। अगर मैंने जूते मांगे तो वह मुझे काम से ही निकाल देगा। वह कहता है, ठंड तो मेहनत करने वाले के शरीर से भाग जाती है। हम गरीबों को बस काम करना है, शिकायत नहीं। प्रताप ने जल्दी से चने खाए और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। उसके हाथ ठंड से पहले ही लाल पड़ चुके थे। कल्याणी ने फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी लौट आना दादा। जैसे ही प्रताप बाहर निकला, बर्फीली हवा के एक झोंके ने उसका स्वागत किया। हवा इतनी तेज थी कि उसे लगा उसके फेफड़े जम जाएंगे। देवदार के पेड़ों पर जमी बर्फ सुबह की हल्की रोशनी में भी सफेद कठोर दिख रही थी। ये ठंड तो हर साल से जालिम है, पर हमें इससे लड़ना होगा। हार गए तो अम्मा और कल्याणी का क्या होगा? सेठ शिवनाथ का फार्म हाउस गांव से दूर पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में था। वहां पहुंचने में प्रताप को लगभग 1 घंटा लगा। फार्म हाउस के पीछे, जहां देवदार के सूखे लट्ठे जमा थे, सेठ शिवनाथ पहले से ही अपने मुनीम के साथ बैठा था। अलाव ताप रहा था। सेठ शिवनाथ प्रताप को देखकर गुस्से से बोला, आ गया प्रताप, इतनी देर क्यों की? मैंने कहा था सूरज निकलने से पहले काम शुरू होना चाहिए। सेठ की आवाज मोटी और अधिकार भरी थी। मालिक, रास्ते में बर्फ ज्यादा थी। हाँ, बहाने बनाना बंद कर। आज तुझे सबसे मोटा लट्ठा काटना है। उसकी मजदूरी ज्यादा होगी, लेकिन काम भी ज्यादा लगेगा। अगर तू काट पाया तो तेरी मजदूरी बढ़ा दूंगा। प्रताप ने उस लट्ठे को देखा। वह वाकई बहुत मोटा था और इतनी ठंड में उसे काटना किसी भी मजदूर के लिए मुश्किल था। लेकिन मजदूरी बढ़ने की आस में उसने कुल्हाड़ी उठाई। मैं अभी शुरू करता हूँ। प्रताप ने पूरी ताकत लगाई। उसके शरीर से पसीना निकलने लगा, लेकिन ठंड के कारण वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाता। उसके हाथ अब बस महसूस करने लायक नहीं रहे थे। वे लकड़ी के औजार जैसे हो गए थे। 2 घंटे की अथक मेहनत के बाद प्रताप ने आखिरकार उस लट्ठे को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसके शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी। वह जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सेठ जी, काम हो गया। अब क्या मैं बाकी लकड़ियां काटूं? हाँ, अच्छा काम किया है, लेकिन ये लट्ठा बीच में से थोड़ा टेढ़ा कटा है। ये तो मेरा नुकसान हो गया। मालिक, मैंने पूरी ताकत लगाई। ये लट्ठा बहुत पुराना था। नुकसान होता है। मैंने कहा था मजदूरी बढ़ा दूंगा, लेकिन अब नहीं बढ़ाऊंगा। बल्कि तूने आज आधा ही काम किया है, इसलिए तुझे आधी मजदूरी मिलेगी। प्रताप के कानों में यह सुनकर जैसे शीशा टूटने की आवाज आई। मालिक, यह अन्याय है। मैंने पूरी मेहनत की है। मेरे घर में अनाज खत्म है।
अन्याय? यहाँ मेरी जमीन पर मेरी मर्जी चलती है, समझा? सेठ ने मुनीम से 2 छोटे सिक्के लिए और प्रताप की तरफ उछाल दिए। ये ले और सुन, ये शिकायत करने की आदत अच्छी नहीं। मुझे शिकायती मजदूर पसंद नहीं। कल से तू यहाँ मत आना, मैं दूसरे आदमी ढूंढ लूंगा। प्रताप को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया हो। आधी मजदूरी और नौकरी से निकाल दिया जाना, यह उस ठंड से भी ज्यादा मारक था। वह टूटे मन से सिक्कों को उठाकर वापस देवदारपुर की तरफ चल पड़ा। प्रताप जब घर पहुंचा तो गोपी अम्मा को चूल्हे के पास लिटाकर बैठी थी। घर में निराशा का सन्नाटा पसरा था। दादा, तुम इतनी जल्दी? कल्याणी ने पूछा। उसकी आवाज में एक अनहोनी का डर था। प्रताप ने दादी के पास बैठकर उन्हें आधी मजदूरी के सिक्के दिखाए और रोते हुए पूरी बात बताई। अम्मा, मैं अब क्या करूं? वह सेठ जालिम है। उसने हमें इस ठंड में भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। अम्मा जानकी ने अपने बूढ़े झुर्रियों वाले हाथ से प्रताप का माथा सहलाया। बेटा तू रो मत, गरीबी हमें तोड़ सकती है पर झुका नहीं सकती। लेकिन अब काम कहाँ ढूंढूं? गांव में कहीं काम नहीं है, हर तरफ यही ठंड है। अम्मा जानकी ने धीरे से कहा। एक काम कर, तूने वह जो सबसे मोटा लट्ठा काटा था ना, उसी में मुझे एक खास खुशबू आती थी। उस लट्ठे में शायद कुछ छिपा हो। मेरी माँ कहती थी कि देवदार के कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें सदियों पुरानी सुगंधित राल जम जाती है। वह राल ठंड में लकड़ियों को एक अजीब सी गर्माहट देती है। जा, वह जो आधी कटी लकड़ी का टुकड़ा उन्होंने तुझे दिया होगा, उसे ध्यान से देख। प्रताप को याद आया, सेठ शिवनाथ ने लट्ठे को टेढ़ा कटा बताकर फेंक दिया था और एक छोटा टुकड़ा मुनीम ने गलती से उसे दे दिया था, जिसे उसने गांव आते वक्त रास्ते में उठा लिया था। वह तुरंत उस टुकड़े को देखने गया। वह टुकड़ा देखने में सामान्य था, लेकिन जब प्रताप ने उसे उठाकर सूंघा तो उसमें सचमुच एक तेज, मीठी और गर्म सी सुगंध आ रही थी, बिल्कुल चंदन जैसी, पर उससे कहीं ज्यादा गहरी। ये सच में अलग है अम्मा। प्रताप चिल्लाया। इस टुकड़े को चूल्हे में जलाओ मत, इसे बारीक बारीक टुकड़ों में काटो और गांव के वैद्य जी को दिखाओ। मेरी आत्मा कहती है यही लकड़ी हमारे संघर्ष का फल है। प्रताप ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस लकड़ी को बहुत छोटे पतले टुकड़ों में काटना शुरू किया। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन इस रहस्यमय सुगंध ने उसके दिल में एक नई उम्मीद भर दी थी। प्रताप लकड़ियों के कुछ टुकड़े लेकर गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी वैद्य रामलाल जी के पास पहुंचा। वैद्य रामलाल आग के पास बैठकर जड़ी बूटियां पीस रहे थे। वैद्य जी प्रणाम, क्या आप इस लकड़ी को पहचान सकते हैं? प्रताप ने टुकड़े उनके सामने रखे। वैद्य रामलाल ने उन टुकड़ों को उठाया, उन्हें घुमाया और फिर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अचानक आश्चर्य और कौतूहल का भाव आ गया। ये कहाँ मिली तुम्हें बेटा? इसकी सुगंध तो मुझे कहीं और नहीं मिली। प्रताप ने पूरी बात बताई, कैसे सेठ ने उसे अपमानित किया, कैसे लट्ठा काटने के बाद उसे बाहर निकाल दिया गया और कैसे उसकी अम्मा ने इस लकड़ी का रहस्य बताया। वैद्य जी ने अपनी बूढ़ी अनुभवी उंगलियों से लकड़ी को टटोला। प्रताप, यह कोई सामान्य लकड़ी नहीं है। ये देवदार के एक बहुत ही खास वंश की लकड़ी है, जिसे यहाँ के पुराने लोग अग्निसार कहते थे। इसकी जो तेज सुगंध तुम महसूस कर रहे हो, वह इस पेड़ के अंदर सदियों से जमा हुई एक दुर्लभ और औषधीय राल है। प्रताप उत्साह से उछल पड़ा। राल? क्या वह किसी काम की है? हाँ बेटा, बहुत काम की है। ये राल इस भयानक ठंड में किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। इसे पीसकर अगर इसका थोड़ा सा हिस्सा गर्म पानी के साथ लिया जाए तो यह शरीर के अंदर तेज गर्माहट पैदा करती है। यह उन लोगों के लिए वरदान है जिनके शरीर की ऊर्जा इस ठंड से खत्म हो रही है। और हाँ, इसकी सुगंध इतनी शुद्ध है कि यह फेफड़ों की बीमारी में भी बहुत लाभप्रद है। यह बाजार में बहुत महंगे दामों पर बिकती है, क्योंकि यह सदियों से विलुप्त मानी जा रही थी। प्रताप की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वे खुशी के आंसू थे। तो ये हमारे लिए एक मौका है। सिर्फ मौका नहीं बेटा, ये तुम्हारी ईमानदारी और अम्मा के ज्ञान का फल है। तुम एक एक टुकड़ा बाजार में बेच सकते हो, लेकिन मेरी सलाह मानो, इसे एक उत्पाद की तरह बेचो। इसे छोटे छोटे पाउच में भरकर गांव के बाजार में रखो।
इसकी सुगंध और गर्माहट लोगों को खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच लाएगी। प्रताप तुरंत घर लौटा और अम्मा और कल्याणी को सारी बात बताई। प्रताप ने दृढ़ता से कहा, अम्मा, ये हमारा नया काम होगा। हम इस अग्निसार राल को पीसकर छोटे कागज के पाउच में भरेंगे। मैं खुद हर घर जाकर इसकी विशेषताएं बताऊंगा। कल्याणी उत्साहित थी। दादा, मैं भी मदद करूंगी। मैं पाउच बना सकती हूँ। अगले 2 दिन तक तीनों ने मिलकर अथक मेहनत की। प्रताप ने लकड़ियों को ध्यान से छीला, राल को अलग किया और अम्मा के मार्गदर्शन में उसे पत्थर पर पीसकर बारीक पाउडर बनाया। कल्याणी ने बचे हुए कागजों से छोटे आकर्षक पाउच बनाए। उन्होंने इस पाउडर को नाम दिया जमीन की गर्माहट। प्रताप ने अपनी थोड़ी सी बची हुई पूंजी से गांव के बाजार में एक छोटी सी मेज लगाई। ठंड इतनी थी कि ज्यादातर दुकानें बंद थीं, पर प्रताप की मेज खुली थी। उसने पहले ही दिन तीव्र ठंड में अपनी आवाज को मजबूत किया। आओ भाई, आओ। ये है जमीन की गर्माहट, प्रकृति का वरदान। ये कड़ाके की ठंड तुम्हारे शरीर को छू भी नहीं पाएगी। सिर्फ एक चुटकी गर्म पानी के साथ और देखो तुम्हारे शरीर में कैसी ऊर्जा और गर्माहट भर जाती है। शुरू में लोग संकोच कर रहे थे। एक बुजुर्ग किसान बलदेव, जो ठंड से कांप रहा था, प्रताप पर तरस खाकर रुका। क्या है यह बेटा? अगर फालतू चीज हुई तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक बार आजमाकर देखिए चाचा, मैं पैसे नहीं लूंगा। अगर आपको अच्छा न लगे तो मत लेना। बलदेव ने आजमाया। 10 मिनट बाद बलदेव के चेहरे पर पसीना आ गया। प्रताप, यह क्या जादू है? मेरे हाथ पांव जो कांप रहे थे, अब उनमें सचमुच आग सी महसूस हो रही है। इस बात को सुनते ही 1-2 और लोग प्रताप के पास आ गए। उस दिन प्रताप ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इतनी कमाई की जितनी उसने सेठ के यहाँ पूरे महीने में भी नहीं की थी। अगले हफ्ते जमीन की गर्माहट पूरे देवदारपुर में मशहूर हो गई। यह सिर्फ एक दवा नहीं थी, यह उम्मीद का प्रतीक बन गई थी। लोग इसे पीने के बाद महसूस होने वाली अनोखी गर्माहट के बारे में बातें करते थे। प्रताप की कमाई बढ़ने लगी। उसने सबसे पहले अपनी झोंपड़ी की छत की मरम्मत कराई, टूटी खिड़कियों को बंद किया और अम्मा तथा कल्याणी के लिए गर्म ऊनी कपड़े खरीदे। अब प्रताप एक मजदूर नहीं, बल्कि एक युवा व्यापारी था। वह ग्राहकों से बड़े सम्मान से बात करता और हर किसी को बताता कि यह राल कितनी दुर्लभ है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका बाजार में खड़ा होना अमरचंद जैसे छोटे मोटे दुकानदारों को भी चुभने लगा। गांव के बाजार में एक आटा चक्की चलाने वाला सेठ अमरचंद, जो हमेशा प्रताप की गरीबी का मजाक उड़ाता था, वह भी जल भुन गया। ये लड़का क्या चीज है? कल तक तो इसकी झोपड़ी से धुआं भी नहीं निकलता था और आज देखो इसके पास ग्राहकों की लाइन लगी है। ये कौन सा जादू बेच रहा है? अमरचंद ने बाजार में अफवाहें फैलानी शुरू की कि प्रताप कोई काला जादू कर रहा है या वह लकड़ी चोरी की है। लेकिन लोगों को जमीन की गर्माहट के परिणाम पर पूरा विश्वास था। उन्हें प्रताप की आंखों में सच्चाई दिखती थी। जब प्रताप अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था, सेठ अमरचंद ने उसे घेर लिया। ओह, छोटे व्यापारी, क्या कर रहा है आजकल? मुझे पता चला है तूने बहुत पैसा कमाया है। अमरचंद की आंखों में लालच था। सेठ जी, ये मेरी दादी के बताए नुस्खे और मेरी मेहनत का फल है। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा। झूठ? तूने मेरी चक्की पर काम करने की भीख मांगी थी और अब तू मुझे ज्ञान देगा? मैं जानता हूँ वह लकड़ी सेठ शिवनाथ की है। तूने चोरी की है। मैंने कोई चोरी नहीं की। वह टुकड़ा मुझे मिला था और सेठ शिवनाथ ने ही मुझे नौकरी से निकाला था। देख, मेरी बात सुन। तू मुझे यह जमीन की गर्माहट बनाने का तरीका बता दे। मैं तुझे बाजार में एक अच्छी दुकान दे दूंगा और तू मेरे लिए काम करना, वरना मैं सेठ शिवनाथ से तेरी शिकायत करूंगा और वह तेरी सारी कमाई छीन लेगा। सेठ जी, मेरी मेहनत बिकाऊ नहीं है। ये मेरी अम्मा और मेरी बहन का सहारा है। मैं इसे किसी लालची आदमी के हाथ नहीं दूंगा। प्रताप ने अमरचंद की बातों को ठुकराते हुए कहा। अमरचंद आग बबूला हो गया। ठीक है प्रताप, अब तू मेरा दुश्मन है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अमरचंद ने तुरंत सेठ शिवनाथ से मुलाकात की और उसे बरगलाया। मालिक, जिस टेढ़ी लकड़ी को आपने फेंक दिया था, उसी से प्रताप नाम का लड़का पूरे गांव में लाखों का व्यापार कर रहा है। वह एक दुर्लभ जड़ी बूटी है और वह आपकी संपत्ति है। वह आपकी जमीन से मिली थी, इसलिए वह आपकी है। सेठ शिवनाथ,
जो पहले से ही प्रताप को अपमानित करने के कारण शर्मिंदा था, लालच में आ गया। अगली सुबह सेठ शिवनाथ अपने गुंडों के साथ प्रताप की दुकान पर आया। प्रताप, ये जो पाउडर तू बेच रहा है वह मेरी जमीन से निकली संपत्ति है। तूने मेरी चीज चुराई है। ये सारा सामान मेरा है, इसे तुरंत मेरे हवाले कर दे। सेठ जी, ये संपत्ति आपकी नहीं है। आपकी संपत्ति तो वह सारी लकड़ी थी जिसे आपने मुझे काट कर फेंकने के लिए कहा था। मैंने अपने ज्ञान से उस कचरे को सोना बनाया है। ये मेरी मेहनत है। चुप कर गुंडो, इसका सारा सामान उठाओ और इसे इतनी मारो कि दोबारा इस बाजार में पैर रखने की हिम्मत न करे। सेठ शिवनाथ ने मेज पर रखे सारे पांचों को उठाना शुरू कर दिया। प्रताप शांत खड़ा रहा। गुंडे आगे बढ़े, लेकिन तभी गांव के लोग, जिन्होंने प्रताप की जमीन की गर्माहट से इस कड़कती ठंड में राहत पाई थी, एकजुट होकर वहां आ गए। किसान बलदेव आगे बढ़ा। पूरा बाजार एक आवाज में चिल्लाया। गुंडे डर गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अब एक अकेले लड़के से नहीं, बल्कि पूरे गांव की एकजुटता से लड़ रहे हैं। सेठ शिवनाथ का चेहरा गुस्से और शर्म से काला पड़ गया। वह जानता था कि अब वह बल से कुछ नहीं कर सकता। वह और उसके गुंडे चुपचाप वहां से निकल गए। प्रताप ने सिर्फ अपनी दुकान नहीं बचाई, बल्कि गांव के सामूहिक विश्वास को भी जीता। प्रताप ने बाद में मुखिया जी की मदद से वह अग्निसार राल को वैध रूप से बाजार में पंजीकृत कराया। उसने गांव के कुछ बेरोजगार युवाओं को अपने साथ काम पर रखा, ताकि वे राल को पीस सकें और उसकी पैकेजिंग कर सकें। प्रताप ने गरीबी को हार नहीं मानने दिया। उसने एक जालिम सेठ के हाथों से अपमान और ठंड की मार खाई, लेकिन अपनी दादी के ज्ञान और अपनी बहन के प्यार से मिली उम्मीद की आंच को कभी बुझने नहीं दिया। कल्याणी अब स्कूल जाती थी और अम्मा जानकी अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस करती थीं। उनकी झोंपड़ी अब उम्मीद और गर्माहट से भरी एक छोटी प्यारी जगह बन गई थी। प्रताप की कहानी देवदारपुर में हमेशा सुनाई जाती थी। यह कहानी थी उस लड़के की जिसने जमीन से निकली गर्माहट को न सिर्फ अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए एक वरदान बना दिया। ठंड अब भी देवदारपुर में पड़ती थी, लेकिन प्रताप की जमीन की गर्माहट और उसकी मेहनत की मिसाल ने लोगों के दिलों में एक ऐसी आग जला दी थी जिसे कोई भी बर्फीली हवा कभी बुझा नहीं सकती थी।